हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम क्विज नंबर 6.5 शुरू कर रहे हैं। ये इस यूनिट नंबर 6 यानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का लास्ट क्विज है। इसके बाद हम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी लाएंगे, लेकिन वो एक बार हम जब 10 यूनिट ख़त्म कर लेंगे उसके बाद, जैसे एग्ज़ाम जब ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसके बाद, उस टाइम पर। ठीक है, चलिए, मैं हूँ सूरज और आज का पहला क्वेश्चन आपका आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो CCIT स्टैंड्स फॉर, तो आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी कमेटी ऑन सिविल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सी कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एंड डी कम्युनिकेशन कल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आपको अभी के लिए तो पता है कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से है, तो अब ये कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन कल्चर इंफॉर्मेशन तो काट देंगे, सिविल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये भी सब काट सकते हैं आप, ठीक है। तो सीधे आप आ सकते हैं ओरिजिनल एग्ज़ाम में। ये ऑप्शंस, ये और ये ऑप्शन तो आपका यूनिट नंबर 8 पेपर 1 का पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर भी क्लियरली लिखा होता है कि ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो आप वहाँ पर एलिमिनेट कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये यूएन में इंडिया ने इसे पुट किया था। अभी इसके 193 मेंबर्स इसके पार्ट हैं, ठीक ना। इसको साइन कर चुके हैं, इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए, इसका मेन एम था यूनिवर्सल डेफिनेशन तैयार करना टेररिज्म की, ठीक ना, टू अग्री अपॉन ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक जगह यूनाइट करना ऑल टेरर ग्रुप्स को बैन करने के लिए, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ISIS, ठीक ना, तो इन सबको बैन करने के लिए और सभी टेरर कैंप्स को शट डाउन करने के लिए, कंप्लीट शट डाउन करने के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ओके, तो ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो कि आने वाले यूनिट एग्जाम में आ सकते हैं। एक बात और देखिए, मैं कभी नहीं ये बोलता हूँ कि नहीं ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आते ही हैं या ये ज़रूर आएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ये नहीं आपको आइडिया देगा कि हाँ अब ठीक है, आप 1000 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए तो 1000 में से 100 तो फंस जाएगा, या 100 नहीं 60-70 डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिस रही है कि हाँ अब पढ़ने के बाद कि हाँ इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन कैसे कैसे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, आपका ऑप्शन है 93, 92, 94 एंड 1995। अभी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, ये तो याद ही करने की बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका डी 1995। देखिए, WTO से पहले बना था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो वो उतना सफल था नहीं। फिर उसके बाद बनता है WTO, ठीक है। अब देखिए, इसका मेन फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन था टू डिसाइड द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। आपको याद होगा 1990 में जब USSR का विक्टन हुआ, कोल्ड वॉर एंड हुआ, तेजी से फिर कैपिटलिज्म और बढ़ने लगा और फ्री ट्रेड, आप न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं ना, तो उसी के साथ साथ एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि पूरे विश्व में ट्रेड को सही से संचालित कर सके, उसको ठीक तरीके से उसको कंप्रिहेंसिवली मैनेज कर पाए, ठीक ना, उसको स्मूथली रन करने में, उसको ट्रेड को फ्लो होने में और फ्लरिश होने में मदद कर पाए, ठीक है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्लैश नेगोशिएशंस ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन are based on Doha Declaration, okay, based on Doha Declaration of 2001 that calls for a reduction or elimination in tariff, particularly on exportable goods of interest to developing countries। यहाँ पर देखिए दो बात हो रही है, एक दोहा डिक्लेरेशन, सेकेंड थिंग रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ क्या होते हैं? टैक्स होते हैं, हाँ, ठीक है, एक्स्ट्रा जो कर होते हैं। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या आपके हैं।
नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन। बी क्लाइमेट चेंज, बी आपका है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। सी काउंटर नेगोशिएशन एंड डी ट्रेड नेगोशिएशन। अब देखिए काउंटर टेररिज्म, यार ये बात में ट्रेड और ये सब कहाँ से आ रहा है, इसमें टैरिफ की कौन सी बात हो गई, क्लाइमेट चेंज में भी टैरिफ की बात नहीं आएगी, ये दोनों कट गए हैं। अब बचता कौन सा, ट्रेड नेगोशिएशन और नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन। तो एटलीस्ट आपके पास 50-50 का चांस है कि हाँ सही हो सकता है गलत हो सकता है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन, ठीक है। और चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। IMF स्टैंड फॉर, तो ये तो टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड एंड इंटरनेशनल मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एंड WTO सॉरी वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर्स ऑफ ब्रेटन वुड्स ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें बोलते हैं इनको, IMF और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर तीन चीजें बनाने की बात हुई थी, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITO नहीं बन पाया, बाद में GATT बनता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बाद में वो भी सफल नहीं होता, उसके बाद क्या बनता है, WTO, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बात और, IMF का हम यूज़ देखते हैं, IMF कब बना था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था। सबसे पहले था ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी कोऑपरेशन आप रिलेट कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या RBI वाला सिस्टम। तो हर देश की अपनी अपनी RBI होती है, अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो उनके ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन बढ़ता रहे, इसके लिए सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा अमेरिका में 1932 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन, तो उसको दोबारा ना ऐसा कुछ हो, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हुआ था ना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ाने के लिए। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो बस कहने की बातें होती हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, ये सब बातें। तो मेन था इसका कि मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शंस आपके हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द IPCC इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द UNO और WMO। एंड सेकंड क्या है, IPCC इज क्रिएटेड इन 1988 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। दोनों में से कौन सा सही है, आपके ऑप्शंस क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ A and B and D, none of these। चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, देखते हैं। तो देखिए ये बात तो सही है, IPCC कब बना था, 1988 में, ठीक है। कौन बनाया था, WMO और UNEP। इन दोनों ने मिलकर इसलिए बनाया था ताकि एक इंटरनेशनल स्तर पर सभी गवर्नमेंट्स को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिसकी मदद से वो लोग अपनी अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज़ डेवलप कर पाएँ, अपनी अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर पाएँ, ओके। सेकेंड थिंग, एक स्टेटमेंट और देखते हैं कि IPCC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट आर मेंबर ऑफ UN और WMO। तो ये भी बात सही है, ठीक है। इनमें वो मेंबर्स है जो या तो UN के मेंबर हैं या फिर WMO के। इस टाइम पर 195 मेंबर्स है, 195 मेंबर्स है IPCC के, ठीक है। तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम।
इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन ताशा ऑन, तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है आपके जून 20 1990, जून 21 1990, जून 13 1991 एंड जून 5 1992। ओके चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा बी, जून 21 1990। अब देखिए दो बातें जानने की हैं। ऑपरेशन ताशा क्या था? बस सिंपल कि LTTE के जो मिलिटेंट थे, ठीक है, उनके इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, उनको रोकने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ताशा लॉन्च किया था। सेकेंड थिंग, अब ये यार एक दिन का अंतर है, इनको तो मतलब आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जून 20 या 21 1990, तो इन दोनों में किसी को भी नहीं ऐसा, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपको एग्जैक्ट डेट याद रहे। तो ठीक है, इनमें आप 50-50 चांस ट्राई करिए आप, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और ज़रूरी नहीं है कि आपको सबका सब आता ही रहे। लेकिन एक बात और कि ऐसे क्वेश्चन है तो आपको मैं बिल्कुल कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डेट याद करें कि हाँ जून 20 को या जून 21 को, ऐसे ऑब्स्टिकल टाइप के फैक्ट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral states of Indian Ocean region. And second क्या है? It has 26 countries as member including India. चलिए आते हैं हम इस पर। ये पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि IONS इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम इज ए voluntary initiative seeks increased maritime cooperation among navies of littoral states of Indian Ocean region। ये तो सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इट हैज़ 26 कंट्रीज एज मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखिए पहला तो सही है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए एग्जामिनर आमतौर पे कहाँ पर सही ऑप्शंस को गलत कैसे कर सकते हैं, ये आमतौर पे नंबर को भी चेंज करते हैं। 26 लिखा हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ ओरिजिनली 23 हो, उनको करना क्या है, 23 की जगह 33 लिख देंगे, 26 लिख, कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई नंबर का ऐसा खेल है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नंबर में चेंज किया हो और वो लाइन जो स्टेटमेंट गलत हो। मैं जिसे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आमतौर पे ऐसा ही देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बात है, इसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं, इंडिया तो है लेकिन टोटल 23 कंट्रीज है, 26 नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है। UNHCR स्टैंड फॉर, ऑप्शंस आपके हैं यूनाइटेड नेशंस और हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, फॉर रिसर्च, फॉर रीडिजाइनिंग एंड यूनाइटेड नेशन हायर कमेटी ऑन रिसर्च। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? IR से रिलेटेड है तो ये रीडिज़ाइन और रिसर्च तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बसता क्या है? रिफ्यूजी बसता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं UNHCR स्टैंड फॉर, सही आंसर इसका क्या होगा? ए, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आई थी कि रिफ्यूजीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे थे, तो उस टाइम पर हाई कमिश्नर की ऑफिस बनाई गई थी। बाद में आप देखेंगे कि सीरियन अभी जो है सीरिया की वजह से रिफ्यूजी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए आप म्यांमार में हो रही है, तो दोबारा सब न्यूज़ में था ये सब चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। पेट्या रैंसमवेयर अटैक इन एसोसिएशन विद, रैंसमवेयर अटैक ये क्या था? एक साइबर अटैक था, ये एक वायरस है, रैंसमवेयर वायरस। ऑप्शंस आपके क्या है? इंटरनेशनल टेररिज्म, बी वाटर रिसोर्सेज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सी एंड डी इज साइबर सिक्योरिटी। तो पेट्या रैंसमवेयर अटैक किससे रिलेटेड है?
साइबर सिक्योरिटी से, ठीक ना। एक दैट वाज ए साइबर अटैक जो कि सभी सिस्टम पर हुआ था, इंडिया भी इससे अफेक्टेड हुआ था। आपको याद होगा कि एक डैनिश फर्म है, उस फर्म का नाम है एपी मॉलर, ये क्या है, ये अब पढ़ लीजिएगा, मैरस्क जो भी है, ठीक है, मैरस्क। तो ये एक डैनिश फर्म था, उसने जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई में, उस पर जो कंटेनर सिस्टम था उसको डिफेक्ट अफेक्ट किया था। तो इंडिया भी इससे अफेक्टेड था, ठीक ना। तो ये साइबर सिक्योरिटी पर काफ़ी खतरा हुआ था उस टाइम पर, तो इस पर काफ़ी बहस हुई थी। तो रैंसमवेयर इससे किससे रिलेटेड है, आपको बस इतना याद रखना है कि साइबर सिक्योरिटी से। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द कालादान ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बाय इंडिया एंड म्यांमार कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑप्शंस हैं रोड, रेलवेज, शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से सबसे आपको टफ कौन सा लग रहा है? देखिए, रोड से तो हम लोग नेपाल से भी कांटेक्ट में है, ठीक है। शिपिंग से तो कांटेक्ट में होता ही है हर जगह। इनलैंड वाटरवेज भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट रेलवे एक ही ट्रेन चलती है, समझौता एक्सप्रेस, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है। और आप कहीं नहीं देखेंगे कि हाँ इंडियन रेलवेज कहीं बाहर जा रही है कंट्री से। तो इवन वो भी ट्रेन चेंज होती हैं, ठीक है, अटारी बॉर्डर पर वो ट्रेन चेंज होती है, ठीक है। मतलब तो एक ही सिर्फ पाकिस्तान से हमारा रेलवे से कनेक्शन है और कहीं नहीं है। तो ये रेलवे एलिमिनेट करी इस ऑप्शन से सेकंड नंबर। अब देखिए, सेकंड इसमें है, कट गया, सेकंड इसमें है, कट गया, सेकंड इसमें है, कट गया। तो इसका सही आंसर बचा क्या? 1, 3 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर भी यही है, 1, 3 एंड 4, ठीक है। अब हम देखते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। ओके, देखिए, एक्चुअली कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मेन एम था कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो मिजोरम है, मिजोरम को कोलकाता से जोड़ा जाए डायरेक्ट सी लिंक से। अब बीच में म्यांमार आता है, तो उसको कैसे म्यांमार से समझौता करके जोड़ा गया, इसमें ये बात हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंडिया को जोड़ते हैं हम शिपिंग से, सी रूट से। देखिए, सी पोर्ट से हम जोड़ेंगे सितवे सी पोर्ट को। वहाँ पर एक सी पोर्ट है सितवे, कोलकाता से सितवे, ठीक है, कोलकाता। तो कोलकाता से हम सितवे जोड़ेंगे सी पोर्ट से। चलिए, अब वहाँ के पोर्ट पर पहुँच गए, वहाँ से उतरने के बाद हम सितवे को जोड़ते हैं लाशियो, ठीक ना। वहाँ कैसे जोड़ते हैं? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी बोट रूट से जोड़ते हैं हम लाशियो ना। अब सितवे से जोड़ते हैं हम लाशियो, एक जगह है वहाँ पर लाशियो नाम की। तो लाशियो को हम जोड़ते हैं बोट वे से या फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, हम पहुँचते हैं, हम कहाँ पहुँच गए? सितवे से पहुँच गए लाशियो, और लाशियो से हम मिज़ोरम को जोड़ते हैं बाय रोड। तो मिज़ोरम को कैसे जोड़ेंगे हम? लाशियो से जोड़ेंगे हम मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन की बात कहीं नहीं की गई, सिर्फ किसकी बात की गई है? सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और वाटर, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, रेलवे के छोड़ के, ठीक है। रेलवे की बात कहीं नहीं की गई है, ठीक है। तो कहाँ से हुआ? कोलकाता से सितवे, सितवे से लाशियो, लाशियो से मिज़ोरम। ओके, कालादान ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आज ये क्विज यहीं ख़त्म होती है, और अगर इसमें से कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। एटलीस्ट जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सॉरी, इस क्विज को अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट वो बताएं कि हाँ आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इसमें से। आई होप कि 10 में से 7 से 8 तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कितने स्कोर कर रहे हैं, और एटलीस्ट आप लोग कमेंट करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हाँ कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। ओके, तो जैसा भी आपका फीडबैक हो, उसी हिसाब से हम अपने आप को सुधार करते हैं या फिर और चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। आप कमेंट करिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।